तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमेना, लिख लें, is a set of phenomena associated with the presence or motion ठीक है। तो आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेट ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस और द मोशन ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली जहां पे चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, जहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा या चार्ज मूव कर रहा होगा वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस क्या होते हैं आपके पास में। तो अगर आप बात करोगे चार्जेस की, तो चार्ज क्या होता है, ये हमारे पास डेफिनेशन का क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है बेटा आपके पास, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। विच रिफर्स टू द quantity of electricity generated। of electricity या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लो बस इतना, राइट। तो आपके पास में क्या है कि चार्ज क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, तो ये बात, दो बातें समझ में आ गई हम लोगों के। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी is a set of phenomena associated with the presence or the motion of the charge। तो जहां पे चार्ज होगा, मौजूद होगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी। चार्ज प्रेजेंट होगा या चार्ज मूव कर रहा होगा तो हमारे पास वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। और आपके पास में चार्ज क्या, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, विच रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इन इट। मतलब उसमें कितना क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चार्ज बताएगा। बात समझ में आ गया, इज इट क्लियर। अब आपके पास में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास दो टाइप की होगी, एक होगी स्टैटिक और दूसरी होगी करंट। अब वर्ड स्टैटिक से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि स्टैटिक वर्ड का जो मतलब है वो हमारे पास में है रुका हुआ। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, रुका हुआ। तो वर्ड स्टैटिक से ही हमको समझ में आता है कि यहाँ पे रुका हुआ है कुछ, और यहाँ पे हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चीज डायनेमिक है या मूविंग है। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड की है, स्टैटिक और डायनेमिक या फिर करंट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में रुके हुए चार्जेस की वजह से होती है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, रुका हुआ होगा। और जहां पर चार्ज मूव कर रहा है, जहां पे चार्ज के अंदर मोशन हो रहा है, जहां चार्ज मूविंग है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारे पास में क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। यहां तक बात क्लियर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया। देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। हमको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गया। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा स्टैटिक का आइडिया होना चाहिए, जिसमें हम लोग सिर्फ चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। वो वाली चार्जिंग नहीं, मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं पढ़ेंगे, चार्जिंग कैसे होती है और चार्ज क्या होता है, ठीक उस तरीके से देखेंगे। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी चार्जिंग। अब चार्जिंग क्या है, देखो आपके पास में कोई भी मैटर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपका काहे से बना होता है, एटम्स से। बात समझ में आया। तो कोई भी चीज होगी वो हमारे पास काहे से बनी होगी, एटम्स से। अब एटम में हमारे पास में तीन पार्टिकल्स जो हम लोग जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी टूटता है, बट अभी हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करनी।
तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक हमारे पास प्रोटॉन होता है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। ये हमारे पास में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और ये हमारे पास ऑर्बिट्स में रहता है। बात समझ में? अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे भी जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। यहां तक बात क्लियर? और न्यूट्रॉन पे नेट जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, नेट जीरो चार्ज। मतलब इस पे ये क्या होता है, नेट जीरो चार्ज होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बात समझ में आ गया? हम इसे नो चार्ज इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर न्यूट्रॉन भी टूटता है तो उसमें चार्ज निकलता है अंदर, बट हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं नेट जीरो चार्ज मान के चल रहे हैं, मतलब इस पे चार्ज नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस चार्जिंग में। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का, और इलेक्ट्रॉन पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। बस डिफरेंस ये होता है कि इसकी पोलैरिटी होती है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। बोलिए हाँ या ना? सभी को पता होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब सुनिए, अब हम लोग जो हमारे पास चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का जो चार्ज है हमारे पास, हम लोग इसे 1 यूनिट चार्ज मान के चलेंगे, है ना? या हम इसको 1 यूनिट बोल देंगे, राइट? 1 यूनिट इसको बोल देंगे, राइट? कोई दिक्कत इससे? मतलब इसको 1 यूनिट बोल दूंगा मैं। वैसे यूनिट तो 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, बट हम लोग इसको जनरली 1 यूनिट चार्ज बोल देंगे। जैसे हमारे पास में 2 यूनिट चार्ज आ गया, 3 यूनिट आ गया, 4 यूनिट आ गया, इस तरीके से हम लोग उसको लेके चलेंगे अभी पूरे चैप्टर में, ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं बोलूं यूनिट चार्ज, तो हमारे पास में यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम का चार्ज, ठीक है? वो 1 कूलम के चार्ज को नहीं बोलते, हम इसको लेके चल रहे 1 यूनिट, है ना? या इसको ऐसे मत समझो 1 यूनिट, इसको ऐसे समझ लो 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव चार्ज। 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, मतलब मैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के चार्ज को क्या बोलूंगा, 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, आपके पास जो एटम है, जो आपके पास एटम होता है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो एक एटम के पास मान लीजिए 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो हाँ या ना? तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज होगा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे बराबर चार्ज होता है। अब जितना 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतनी 10 प्रोटॉन पे चार्ज होगा, और हमारे पास ये वाला पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, नेगेटिव का, तो टोटल सम कितना आएगा, 0। तो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल, बोलो हाँ या ना? अब अगर इसमें बैलेंस बिगाड़ दिया जाए तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस एटम पे चार्ज आ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बैलेंस किसी भी तरीके से बिगड़ जाए, मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, प्रोटॉन्स के नंबर कम हो जाए, तो ये इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। तो बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एटम पे चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? तो मान लो अगर हमारे पास में यहाँ पे 9 प्रोटॉन हो जाते और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंस किसकी बढ़ जाती, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके ऊपर क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, क्या होता, 9 प्रोटॉन हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते, न्यूट्रलाइज कर देते। अब जो एक इलेक्ट्रॉन होता एक्स्ट्रा, वो क्या करता, वो डोमिनेंस दिखाता और उसकी वजह से 1 नेगेटिव चार्ज आता। कितना आता, 1 नेगेटिव चार्ज। 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इतना नेगेटिव चार्ज आ जाता, बोलो हाँ या ना? बट अब आपको एक बात यहां पे बस ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा मैंने यहां से प्रोटॉन को कम कर दिया, बट एक्चुअल में प्रोटॉन को कम नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड अप रहते हैं, जो कि आसानी से नहीं हिलते।
तो प्रोटॉन्स को एटम के न्यूक्लियस से निकालना इज नॉट एन इजी टास्क, आराम से नहीं होती वो प्रोसेस। समझ में आ रही बात? तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से नहीं निकलता, बात समझ में आई? लेकिन जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही अपने ऑर्बिट को छोड़ते हैं आसानी से और आ जाते हैं ऑर्बिट में। बात समझ में आया? तो जो भी चार्जिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो हु पार्टिसिपेट्स इन चार्जिंग या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग? दैट इज इलेक्ट्रॉन। पार्टिसिपेट कौन करता है चार्जिंग में, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है चार्जिंग में? दैट इज इलेक्ट्रॉन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग? इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका। यहां तक बात क्लियर है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग? दैट इज इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? तो यहां पे अगर हम इसको इम्बैलेंस करेंगे, ये बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई प्रोटॉन को हम लोग मूव नहीं करा सकते, तो इसको इम्बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? अब प्रोटॉन का नंबर तो 10 ही रहने वाला है। मान लो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया किसी तरीके से, तो यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ भाई कि हमारे पास में यहां पे 10 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि इस पे क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देगा? 1 नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर बोलिए। अब मान लीजिए कुछ और कंडीशन बन जाती है हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए 10 प्रोटॉन होते और आप क्या करते? इलेक्ट्रॉन कम कर देते, 10 इलेक्ट्रॉन होते शुरुआत में मान लो, तो आप इसमें 10 प्रोटॉन ले लेते और अपने पास में यहां पे क्या कर देते? 9 इलेक्ट्रॉन कर देते, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन्स को बैलेंस कर लेते, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहता, जो कि इस पे क्या कॉन्स्टिट्यूट करता? 1 पॉजिटिव चार्ज। जो कि इस पे क्या कॉन्स्टिट्यूट करता? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता। बोलिए हाँ या ना? अब यहां पर आपके पास है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते इसके पास, तो 2 नेगेटिव चार्ज आता, और इसके पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कम होते तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? तो इसका यह मतलब हुआ हमारे पास में, यदि हमारे पास किसी भी सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यदि हमारे पास ये इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाए, तो बॉडी पे क्या आ जाएगा? बॉडी विल बी चार्ज। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या होगी? चार्ज हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? इज इट क्लियर? तो यहां पे बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो चार्ज होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस और नो। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है, वो नोट करने वाली बात क्या है कि आपने जब, अरे यार जो मार्कर चाहिए वो ही नहीं आ रहा, बस बात। अब देखिए यहां पे हमने नोट किया कि यहां पर हमारे पास जहां पे इस पे क्या आया था? नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं आया था? तो यहां पर थी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा, तो जहां पे एफिसिट हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की जहां मात्रा ज्यादा हो जाएगी, वहां पे जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज विल बी कॉन्स्टिट्यूट। जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी प्रोटॉन से, वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली बोलो हाँ या ना? क्योंकि हमको स्टडी तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कौन है भैया रिस्पॉन्सिबल चार्जिंग के लिए? इलेक्ट्रॉन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है चार्जिंग की, क्योंकि वही मूव कर रहा है यहां से वहां। तो आपके पास में जहां पे एफिसिट होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा जहां पे ज्यादा होगी, वहां पे हमारे पास में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिधर हमारे पास हो जाएगी डेफिसिट, डेफिसिट मतलब जानते ही होंगे, कमी। तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी जहां पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जहां पे एफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है। तो जहां पे एफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां नेगेटिव चार्ज, जहां डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे कौन सा चार्ज है? वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आया? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाएगा, तो चार्ज कौन सा कॉन्स्टिट्यूट होगा? पॉजिटिव। और जहां पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, वहां पे चार्ज कौन सा कॉन्स्टिट्यूट होगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर टिल हियर? बोलो हाँ या ना? ठीक। तो क्या क्या समझ में आ गया अभी हमको ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है? स्टैटिक होती है और करंट होती है। स्टैटिक में चार्ज रुका हुआ होता है, करंट में हमारे पास में चार्ज मूव कर रहा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल भी आपको पता होंगे।
जैसे कि आपने कभी बलून को सर से ऐसे रब करके चिपकाया होगा, किया है कि नहीं किया? बोलिए, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कभी ऐसा होता है विंटर्स में आप चेयर पे बैठे थे, एकदम से उठे, किसी नॉट को छुओ गेट की, आपको हल्का सा चट से करंट लगा, ऐसा फील किया आपने कभी? कितने बच्चों ने फील किया विंटर्स के टाइम में? तो वो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। और सबसे ज्यादा जो हर बंदे ने देखा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो देखा होगा बिजली, लाइटनिंग आपने देखी होगी, थंडर एंड लाइटनिंग वाली लाइटनिंग देखी है ना सभी ने, कि बिजली देखी होगी ना भाई, बिजली गिर जाती, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। बोलो। तो यहां पे उसके बाद में चार्जिंग करनी है हमको। चार्जिंग नेक्स्ट टॉपिक था। चार्जिंग में हम लोग चार्जिंग समझने से पहले एटम में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होता है। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे नेट जीरो चार्ज होता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं तो बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे तो बॉडी पे क्या होगा? चार्ज होगा। बात समझ में आ गया? और ये चार्ज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज व्हेन यू विल रिमूव इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज विल बी पॉजिटिव. When more electrons will be given to the body or the atom, then the charge constituted will be negative. बात समझ में आ गया? तो दोनों हम लोग उसके नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है पॉजिटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज. बात समझ में आ गया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है पॉजिटिव चार्ज और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज. लेकिन आएगा इलेक्ट्रॉन के जरिए, क्योंकि प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है. बात समझ में आ गई? हाँ, डॉन की तरह है प्रोटॉन. प्रोटॉन को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना भाई, एक नॉर्मल एटम में से. अब देखो, अब हमको पता चल गया कि एक बॉडी को अगर मैं चार्ज करना, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जो न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे? बराबर होंगे. तो मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास जिसपे आपको चार्ज लेके आना है, ठीक? तो आपको इसके ऊपर मान लेते हैं कि भाई हमको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए. कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज. अब इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई भी मेथड हो, उससे मैं मतलब नहीं है. करना क्या पड़ेगा? इस बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी थी, इसको ऊपर हमको क्या लाना है भाई? पॉजिटिव चार्ज लेके आना. तो न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हम किस तरीके से ला सकते हैं बताइए? बोलिए. बाय Yes, by removing electrons. Very good सानवी. By removing electrons, हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. बोलिए हाँ या ना? ठीक है भाई. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना? अच्छा, मान लो भाई हमारे पास में यहां पे हमको इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए होता. मान लीजिए मेरे को इसके ऊपर पॉजिटिव ना चाहिए होता, मेरे को इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए होता. अगर मुझे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो फिर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब अब हमको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डालना पड़ेगा. बोलिए हाँ या ना? तो विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहां तक बात क्लियर है? आर्यन ठीक. अब बात यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है कि व्हाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स और व्हाइल एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, You cannot remove or add a fraction of electron. आप कभी भी एक फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना ऐड कर सकते हो ना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो. मतलब आप जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव करोगे तो आपके पास में आप या तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या तीन या फिर 100 या कुछ भी करोगे, बट दैट नंबर विल नॉट बी अ फ्रैक्शन. मतलब फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते. 2.3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल. या 3.4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल. 3.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल. या तो 3 होगा या 4 होगा, 100 होगा या 101 होगा, 1 मिलियन होगा या 1 मिलियन 1 होगा. उनके बीच में डेसिमल प्लेस पे नहीं होगा. बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो मान लीजिए अगर मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लाया और इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया? n. देन दिस n हैज टू बी एन इंटीजर. इसको क्या n क्या होगा? हमारे पास इंटीजर होगा. अभी बताता हूं इंटीजर क्यों लिखा मैंने यहां पे, होल नंबर नहीं लिखा, बट ये फ्रैक्शन नहीं होगा.
बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि n जहां पे क्या होगा, इंटीजर। अगर आपने इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया so as to give this body a positive charge, then this n will be an integer, this won't be a fraction। ये रैशनल नंबर नहीं होगा कोई, जनरल रैशनल नंबर। इंटीजर सारे रैशनल नंबर होते, बट वैसा नहीं होगा कि 2/3 हो जाए। बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो अब हमने इस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया होगा? इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज आ गया होगा n मल्टीप्लाइड टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से ई चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव नेचर का कि नहीं आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो n इंटू ई के बराबर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना। तो ये इक्वेशन हमको बताती है द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, दैट इज द टोटल चार्ज present on any body is always an integer multiple. It is always an integer multiple of charge present on single electron. That is the charge on an electron. बात समझ में आया? जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे प्रेजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है हमेशा, तभी वो चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल नहीं होगा तो दैट चार्ज वोंट बी एग्जिस्टिंग। बात समझ में आई? तो चार्ज किसके मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। इंटीजर इसलिए लिखा था इसको, या तो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो -3 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या +3 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, वरना दुनिया में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? बट यहां पे एक चीज बस समझ लेना कि अगर आपके स्कूल वाले आपसे ये कह दें कि तुम्हारे सर ने बोला है कि हमेशा इंटीजर के मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा, तो सर ने गलत बोला है, तो बोलना हाँ सर ने गलत बोला है। क्योंकि एक पार्टिकल्स होते हैं नोन एज क्वार्क्स पार्टिकल, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी क्वार्क्स पार्टिकल्स की। तो उसमें होता है लोअर क्वार्क अपर क्वार्क। तो क्वार्क पार्टिकल्स में चार्ज फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, 1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रहता है और 2/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रहता है। माइनस का 1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी एग्जिस्ट करता है चार्ज। लेटर ऑन ये स्टडी सामने आई थी, ठीक है। तो हमको अभी उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी हम छोटे हैं 10th में, तो हम लोग यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लेके चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैसा मल्टीपल होगा? इंटीजर मल्टीपल। और यदि वो इंटीजर मल्टीपल नहीं है तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी से क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कैन अ चार्ज of 3.2 into 10 raised to the power -16 कूलम exist on a body। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है? yes or no? कैन दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी? क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है? ये आपको बताना है भाई। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है? प्लीज सॉल्व इट एंड फाइंड आउट। देखते हैं भाई, लेट्स सी कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास में जो टोटल चार्ज है बॉडी के ऊपर वो कितना है? वो है हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर -16 कूलम का, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलम का। अब ये चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये इस चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा।
यदि ये इस चार्ज का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो हमारे पास ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो हाँ या ना। या फिर ऐसे कह सकते कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ये चार्ज निकाल लो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटीजर आएगी तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। बोलिए हाँ या ना। तो आपके पास में Q की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, N निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N निकाल लो भाई। यहां पे फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू Ni। तो हमारे पास इसमें Q इज इक्वल टू Ni में लगा दो। तो Q इज इक्वल टू Ni में हमारे पास N की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन E आ जाएगा। भाई Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड टू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 का 3.2 को काटो 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 19, तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना, 3, दैट इज इक्वल टू 2000। तो ये n का वैल्यू यहां पे कितना आ गया भाई, 2000 आ गया। तो यानी कि ये जो चार्ज है वो 2000 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो 2000 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ये चार्ज आ जाएगा। और क्या 2000 एक इंटीजर है, हाँ है। तो यानी ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। बात समझ में आया। तो जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी is always an integer multiple of charge present on a single electron। बात समझ में आई। That says Q is equal to N into E, where N is integer, E is the charge on an electron. And if the charge is not satisfying this equation, then that charge won't exist. Is it clear? 10th क्लास के हिसाब से अगर ये चार्ज, कोई भी चार्ज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बच्चे? तो बात समझ में आ गई, समझ में आया चार्ज कैसे करेंगे किसी बॉडी को। ये टॉपिक यहां तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट जाने से पहले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर required to make -1 कूलम चार्ज या 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए, या 1 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर?